सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। 23 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन बाबा साहब को आमंत्रित करता है वार्तालाप के लिए। बाबा साहब ससमय अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ मौजूद होते हैं, पहुंच जाते हैं और बाबा साहब से शुरू होता है प्रश्न उत्तर, यानी कि कई प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर दलितों की क्या स्थिति समाज में बनी हुई है, भारत में बनी हुई है, इसको लेकर यहाँ पर बाबा साहब से महत्वपूर्ण प्रश्न साइमन कमीशन के द्वारा पूछे जाते हैं। सम्मानित साथियों, ये 23 अक्टूबर 1928 को ऐतिहासिक घटनाक्रम होता है जब बाबा साहब दलितों की स्थिति को और साथ ही साथ सवर्ण हिंदुओं की पोल को खोल देते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष जो बाबा साहब से पूछे गए हम आपके समक्ष रखने वाले हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि बाबा साहब आखिर चाहते क्या थे। दलितों की इस दयनीय स्थिति के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए बाबा साहब क्या चाहते थे, कौन सा अधिकार चाहते थे, आज के अम्बेडकर संदेश में जानेंगे। जब हमारे दलित वर्ग के बच्चों को दाखिला स्कूल में नहीं दिया जाता था और स्कूलों में दाखिला डिमांड करने पर, विशेष मांग करने पर समाज के लोगों का, दलित वर्ग के लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। ये स्थिति को आज रखा है बाबा साहब ने साइमन कमीशन के समक्ष, जो आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। बाबा साहब से कहा जाता है कि यदि आपको वयस्क मताधिकार न मिले तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। बाबा साहब जो तरीका बताते हैं वो जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, हर अम्बेडकरवादी को जानना चाहिए। हमारा आपसे निवेदन है कि आज के अम्बेडकर संदेश को अंत तक बात जरूर करें। आज का अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से, और साथ ही साथ हम आपको बता दें पेज नंबर 202 से लेकर 203 तक। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब से पहला प्रश्न यहाँ पूछा जाता है चेयरमैन की तरफ से। चेयरमैन सबसे पहले राव बहादुर से कहते हैं कि राव बहादुर, क्या आप हमारे लिए भी ऐसा करेंगे? हमने इसके विभिन्न पहलुओं को सुना है और मैं तथ्य जानना चाहता हूँ। इस प्रांत में साधारण सरकारी स्कूलों में दलित वर्गों के बच्चों की स्थिति क्या है? क्या आप मेरे लिए साक्षी से ये बात पूछेंगे, यानी क्या ये मेरे लिए बाबा साहब से आप बात पूछेंगे? तब राव बहादुर राजा बाबा साहब से प्रश्न करते हैं, पूछते क्या आप हमें ये बताएंगे कि दलित वर्गों के छात्रों के प्रति स्कूल मास्टरों, शिक्षा विभाग और स्कूलों के प्रबंधकों का क्या रवैया रहता है। यानी कि यहाँ पर शिक्षा विभाग से जुड़े जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं उनकी बात यहाँ पर सम्मिलित कर ली जाती है। स्कूल में टीचर्स का क्या रवैया रहता था दलित वर्ग के बच्चों के प्रति, शिक्षा विभाग का क्या रवैया रहता था, और इसके बाद स्कूलों के जो प्रबंधक हैं उनका क्या रवैया रहता है। तब बाबा साहब जवाब देते हैं कि जब डॉक्टर परांजपे इस प्रेसिडेंसी में शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक परिपत्र जारी किया था कि दलित वर्गों के छात्रों को सभी स्कूल में प्रवेश दिया जाए, परंतु हमारा अनुभव यह है कि वह परिपत्र बिल्कुल लागू ही नहीं किया गया। ये सच है कि जन शिक्षा निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि परिपत्र लागू हो गया है, परंतु इस विचार से सहमत नहीं हूँ। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ, बाबा साहब कहते हैं, क्योंकि ये बात सत्य नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पूना में एक घटना हुई। पूना में कौन सी घटना होती है जानना जरूरी है। देव में दलित वर्ग के बच्चों को दाखिला नहीं दिया गया और जब उन्होंने इसके लिए आग्रह किया तो गांव वालों ने दलित जातियों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। चेयरमैन प्रश्न करते हैं कि ज्ञापन में उस रिपोर्ट का जिक्र है क्या? तब बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ, जैसा मैंने कहा सच्चाई नहीं है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। राव बहादुर राजा, मुझे श्री ग्रिफिथ से पता चला कि उनके विचार में दलित वर्गों को पुलिस विभाग में इसलिए नहीं लिया जाता है कि पुलिस को कई घरों की जाकर तलाशियाँ लेनी होती हैं और गिरफ्तारियाँ भी करनी होती हैं। तर्क के लिए मान लें कि ये सही है, तो क्या इसी तरह दलित वर्गों के लोगों की अन्य अधीनस्थ और प्रांतीय सेवाओं में भर्ती के संबंध में ये आपत्ति नहीं उठाई जाएगी? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, देखिएगा कई आपत्तियां उठाई गई हैं। आप स्थानीय विधान परिषद के सदस्य हैं,
बाबा साहब कहते हैं जी हाँ। आपका अपने समुदाय के प्रति स्थानीय परिषद के ऊंची जातियों के सदस्यों के व्यवहार के बारे में क्या अनुभव है? तब बाबा साहब कहते हैं ये नहीं कहा जा सकता कि वे दलितों के पक्ष में हैं। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब से एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपके प्रांतों में आपके समुदाय के सदस्यों के प्रति सरकार का क्या रवैया है? तब बाबा साहब कहते हैं बहुत उदासीन। मेरे विचार से इस प्रेसिडेंसी में ऑनरेरी बेंच मजिस्ट्रेटों की अदालतें हैं। क्या इन बोर्डों में दलित वर्गों के कोई सदस्य हैं? बाबा साहब लंबा सा जवाब देते हैं, कहते हैं कोई नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेटों की कुछ बैचों में हमारे लोग हों, मजिस्ट्रेटों की कुछ बैचों में हमारे लोग हों, परंतु ये संभव नहीं हुआ है। सम्मेलन के लिए संभवतः रुचिकर होगा यदि मैं इस संबंध में उस पत्र को पढ़कर सुनाऊं जो खानदेश के जिले के कलेक्टर से दलित वर्ग के उस सदस्य को लिखा था जिसने बैच में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। पत्र में वे कारण भी बताए गए हैं जिनकी वजह से उस व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है। पत्र इस प्रकार है, कलेक्टर को दलित वर्गों की महत्वाकांक्षाओं से बहुत सहानुभूति है और वे विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में भी श्री मेघे द्वारा किए गए अच्छे कार्य की सराहना करते हैं, परंतु उनकी राय में वह समय अभी नहीं आया है जब दलित वर्गों के किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेटों के बैच में स्थान दिया जाए और जब तक सरकार इस प्रेसिडेंसी में दलित वर्गों की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप कोई घोषणा नहीं करती, जब तक वह इस प्रकार की नियुक्ति की सिफारिश करने में असमर्थ हैं। ये पत्र 25 सितंबर 1928 का है। सामान्य साथियों, ये संयोग ही है जो आज जब हम ये अम्बेडकर संदेश रिकॉर्ड कर रहे हैं 25 सितंबर 2025 है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इन निकायों में नियुक्तियों का समुदायों की प्रगति से कोई संबंध नहीं है। तब बाबा साहब कहते हैं कोई संबंध नहीं है। एकमात्र बात यह है कि क्या कोई व्यक्ति जिम्मेदारी की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है? बाबा साहब कहते हैं जी हाँ, कर सकता है। लॉर्ड वनहम प्रश्न करते हैं बाबा साहब से, कहते हैं मेरे विचार में आप कहना चाहते हैं कि दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के सभी उपायों में से आप सर्वसुलभ मताधिकार को ही सर्वोत्तम समझते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं मेरे विचार में मैं विधान परिषद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व चाहूँगा। जब बाबा साहब से कहा जाता कि आप सर्वसुलभ मताधिकार को चाहते हैं, बाबा साहब कहते हैं मैं पर्याप्त प्रतिनिधित्व चाहूँगा, यानी कि उचित प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, जिसे हम आरक्षण कहते हैं। लगातार डिमांड बाबा साहब की जारी है और हमने आपको पहले ही बताया 23 अक्टूबर 1928 का ये घटनाक्रम। आने वाले समय में जिस तरह से बाबा साहब दलित वर्ग को अधिकार संपन्न बना देते हैं, जैसा कि हम सभी लोग वर्तमान में महसूस करते हैं। मेरे साथियों, ये 23 अक्टूबर 1928 का जो घटनाक्रम है, बाबा साहब से पूछे गए प्रश्न, बाबा साहब के द्वारा दिए गए जवाब बहुत अहमियत रखते हैं। जिस मकान की नींव मजबूत होती है वो मकान मजबूत होता है और ये 23 अक्टूबर 1928 का घटनाक्रम बाबा साहब के आंदोलन का नींव की तरह है। बाबा साहब से अगला प्रश्न किया जाता है कि मेरे विचार में आप सर्वसुलभ मताधिकार के पक्ष में हैं। तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ। यदि ये आपको नहीं मिलता है तो क्या आप पृथक निर्वाचक मंडलों की मांग करेंगे? मान लीजिए आपको दोनों में से कोई नहीं मिलता है तो क्या आप तब भी मनोनयन के सिद्धांत के पक्ष में हैं? तब बाबा साहब कहते हैं नहीं, मैं आग्रह करूंगा कि हमारा प्रतिनिधि चुना जाए, आग्रह करूंगा। बाबा साहब भी बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि सर्वसुलभ मताधिकार यानी कि वयस्क मताधिकार मिले और हमारे समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। इन शर्तों के पीछे हटने को तैयार नहीं है बाबा साहब। बाबा साहब से अगला प्रश्न किया जाता है यदि आप प्रस्तावित शर्तों पर चुनाव नहीं करा सकते तो आप मताधिकार को पसंद करेंगे? तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ। चेयरमैन बाबा साहब से पूछते हैं कि आपने चुनाव प्रणाली के माध्यम से दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व को तरजीह दिए जाने के लिए कहा है,
क्या आपको विश्वास है कि यदि चुनाव के तरीके को अपनाया गया तो क्या आप उन लोगों को निर्वाचित कर लेंगे जो वास्तव में दलित वर्गों के सर्वोत्तम प्रवक्ता रहे होंगे? तब बाबा साहब कहते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि उचित प्रतिनिधित्व मिलता है तो निश्चित ही हमारे समाज के लोग ईमानदारी से समाज के उत्थान का कार्य करेंगे। बस आपको ये विश्वास था। हालांकि वर्तमान में आप स्वयं विश्लेषण कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि वर्तमान में 131 सांसद SC/ST समुदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? जब दलितों के अधिकारों पर या भारतीय संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है, आखिर वो 131 सांसद करते क्या है? किस दुनिया में रहते हैं? जब वर्गीकरण उपवर्गीकरण की बात आई उस समय वो लोग कहाँ थे? 131 सांसद कहाँ थे? मेरे साथियों, कहीं न कहीं इन 131 सांसदों को जो पूरे देश के हैं, इनको इस बात को समझना चाहिए कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था वो इसलिए किया था कि हम राजनीति में जब प्रतिनिधित्व हमको मिलेगा तो हमारे लोग ईमानदारी से कार्य अपने समाज के लिए करेंगे, समाज के उत्थान के लिए करेंगे। समाज के अधिकारों पर अगर कोई आंच आएगी तो वो आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन ऐसा फिलहाल होते हुए नहीं देखा जा रहा है, और ऐसे में गैर राजनीतिक जड़ें समाज की होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। आवाज का जैसा संगठन समाज में गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। मेरे साथियों, लगातार इस तरह के कार्यक्रम जो आप देखते होंगे, चाहे वो ग्राम लेवल के कार्यक्रम हो या सेमिनार, बड़े बड़े सेमिनार जो होते हैं वो उसी का हिस्सा है। समाज में गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होंगी तो निश्चित है हमारी राजनीति भी बहुत मजबूत हो जाएगी। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे, विधान परिषद में क्या चाहते थे बाबा साहब? बाबा साहब से एक प्रश्न किया गया कि आप क्या चाहते हैं सही मायने में? क्या आपके लिए सर्वोत्तम सर्वसुलभ मताधिकार है? तब बाबा साहब वहां पर डिमांड करते हैं कि मुझे विधानसभा में आखिर क्या चाहिए, यही तो आपको बताना है। तो आज का अम्बेडकर संदेश हम यहाँ रोके, लेकिन उससे पहले निवेदन कि ये अम्बेडकर संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आपके द्वारा ये अम्बेडकर संदेश जरूर शेयर किया जाना चाहिए। इस चैप्टर का भारतीय संविधिक आयोग के समक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये विषय लगातार चल रहा है, और इस विषय के अंतर्गत कल का अम्बेडकर संदेश जो हम लेकर उपस्थित होंगे वो अंतिम अम्बेडकर संदेश होगा। अंतिम अम्बेडकर संदेश हम कल सुबह लेकर उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।